गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में स्टार्ट कर रहे थे। गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो तीसरी शताब्दी के अंत में माना जाता है। तीसरी शताब्दी के मध्य या अंत में इसकी शुरुआत होती है गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है तीसरी शताब्दी में के मध्य में इसका उदय हुआ, उसके लिए विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि जो साहित्य है उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और वायु पुराण, इनसे गुप्त साम्राज्य के उदय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। गुप्त जो साम्राज्य था प्रारंभ में ये पश्चिमी बंगाल तक, गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों तक, गंगा नदी के तटीय भागों तक फैला हुआ था। तो प्रारंभ में जो गुप्तों ने शासन किया वो मगध राज्य और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ तक इनका साम्राज्य था। प्रारंभ में गुप्त शासक थे, वो स्वतंत्र शासक न होकर के सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया। गुप्त साम्राज्य में यहाँ हम बात करते हैं श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का जो शासनकाल है वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया। लेकिन श्रीगुप्त है वो स्वतंत्र शासक नहीं था, एक सामंत के रूप में इसने शासन किया। तो श्रीगुप्त का जो शासन काल है वो प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र लेख से, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र लेख से ये इस बात का पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है, आदि पुरुष है, गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष श्रीगुप्त ही था। तो ये बात प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र लेख से पता चलती है। इस श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि। श्रीगुप्त प्रथम शासक या संस्थापक, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, महाराज की उपाधि धारण की। शासनकाल इनका 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा और ये एक स्वतंत्र शासक न होकर के एक सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया। गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो घटोत्कच था। श्रीगुप्त के बाद में जो शासक बना वो घटोत्कच, इसका पुत्र है, घटोत्कच शासक बना। घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का स्वतंत्र शासक था और इसने भी उपाधि जो धारण की वो महाराज की थी। घटोत्कच इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। जो शासनकाल की बात करें हम 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इसने शासन किया। घटोत्कच प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक, प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक था। इसके बाद में जो भी गुप्त शासक हुए उन्होंने सामंतों के रूप में शासन करके एक स्वतंत्र शासक के एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। तो यहाँ घटोत्कच से शुरुआत होती है। श्रीगुप्त के बाद में पूना ताम्र लेख जो प्रभावती गुप्त का है उसमें आदि पुरुष श्रीगुप्त को कहा गया है। इसकी जो जानकारी है वो पूना ताम्र लेख व रिद्धपुर लेख से जानकारी
शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पूना ताम्रलेख और रिद्धपुर जो लेख है उससे इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बारे में जो शासक आया वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो घटोत्कच पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच। घटोत्कच का जो शासनकाल है 280 से 319 ईस्वी तक इसने महाराज की, श्रीगुप्त अपने पिता की भांति इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। ये पहला स्वतंत्र गुप्त शासक था और इस शासक के बारे में जानकारी पूना ताम्रलेख और रिद्धपुर लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो शासक है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम है ये 319 में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक ये शासक रहा। 335 ईस्वी तक इसने शासन किया और गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत चलाया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम है वो वास्तविक संस्थापक माना गया है गुप्त साम्राज्य का और इसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सिक्के चलाए। वो सिक्के कुछ सिक्के चलाए। इसके अलावा इसने एक गुप्त संवत चलाया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है वो इसी का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। तो इसने वैवाहिक अंतर्राज्यीय जो वैवाहिक संबंध है वो उसकी शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी उससे विवाह किया। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक 319-20 में इसने गुप्त संवत चलाया और महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद में इसका जो पुत्र है वो शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। उसकी विजयों के कारण, उसकी जो युद्ध नीतियां थी उसके कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने शासन किया भारत में। इसका जो राजकवि था, प्रसिद्ध राजकवि, वो था हरिसेन। हरिसेन के द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई समुद्रगुप्त की प्रशंसा में और उसका नाम प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का जो राजकवि है वो हरिसेन था। ये संधि विग्रह भी था। तो इस हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी गई जिसमें ये समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी देता है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के जो विभिन्न युद्ध लड़े गए उसके द्वारा उनकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। यह प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसकी जो शैली थी वो चंपू शैली थी। चंपू शैली और
इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय संस्कृत उत्कृष्ट भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी और हरिसेन ने पर्याप्त प्रशस्ति में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ, अपनी विजयों के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और कुछ सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। तो सिक्कों से ही जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवाया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। कविराज की उपाधि है वो समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त को कविराज प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। आगे हम समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी हो तो इसमें कविराज के साथ साथ ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें इसको लाख गायों का दानी, लाख गायों का दानी और वीणा वादक भी इसको बताया गया है। गायन व संगीत में दक्षता, गायन व संगीत में दक्ष होने के कारण इसको, इसकी जो तुलना की गई वो गुरु तुम्बरु व गुरु तुम्बरु व नारद से श्रेष्ठ। गायन और संगीत में दक्ष होने के कारण इस समुद्रगुप्त को गुरु तुम्बरु और नारद से भी श्रेष्ठ बताया गया। प्रयाग प्रशस्ति में उच्च कोटि का विद्वान, समुद्रगुप्त उच्च कोटि का विद्वान था, उच्च कोटि का विद्वान, विद्वानों का संरक्षक, विद्वानों का संरक्षक और धर्म का रक्षक बताया गया। धर्म का रक्षक, समुद्रगुप्त के लिए बहुत सारे नाम मिलते हैं। उच्च कोटि का विद्वान है, विद्वानों का संरक्षक है, धर्म का प्राचीर, लाख गायों का दानी, गायन और संगीत में श्रेष्ठ या दक्षता हासिल करने के कारण तुम्बरु और नारद से भी इसको श्रेष्ठ बताया गया है। कविराज की उपाधि, प्रयाग प्रशस्ति में इसको कविराज की उपाधि दी गई है। एरण्य अभिलेख में इसके पराक्रम, एरण्य अभिलेख में इसके पराक्रम व विजयों से संबंधित, पराक्रम व विजयों की जानकारी। एरण्य अभिलेख है, उससे हमें समुद्रगुप्त के पराक्रम और उसकी जो विजय है उसकी जानकारी भी हमें एरण्य अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके सिक्कों से इसको, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सिक्के, तो ये संगीत में रुचि को दर्शाते हैं। संगीत में रुचि, इसके कुछ सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और वीणा बजाते हुए सिक्कों से ही पता चलता है कि उसकी संगीत में रुचि थी। संगीतज्ञ, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील तथा विजयाकांक्षी आदि ने व्यक्ति गुणों का पता चलता है। यानी आदि गुण इसमें सभी प्रकार के गुण मौजूद थे। समुद्रगुप्त में संगीतज्ञ भी था, दानी था, गायक, और इसके अलावा ये कार्य धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और अपने
जो विनयशील है, जो नम्रता है, उसके कारण भी अपने समय में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था समुद्रगुप्त। इसकी जो युद्ध नीतियाँ थी, इसने अलग अलग युद्ध नीतियाँ अपनाई और अनेक राज्यों, अपने पड़ोसी राज्यों और जो विदेशी राज्य थे उन राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य में अधीन कर लिया। तो इसकी अपनी जो नीतियाँ थी, उसने नीतियों के कारण इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। श्रीलंका का इसी के समय में श्रीलंका के जो राजा मेघवर्ण था, श्रीलंका शासक मेघवर्ण ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और बोध गया में इसका महात्मा बुद्ध का मठ बनवाने की अनुमति प्राप्त की। मेघवर्ण श्रीलंका शासक है, उसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। उसका जो साम्राज्य था वो कश्मीर, पंजाब है, राजस्थान, राजपूताना जो है, सिंध है, गुजरात तक इसका साम्राज्य है वो फैला हुआ था समुद्रगुप्त का। उसके साम्राज्य में वह अखिल भारतीय एक बहुत बड़े भारत के जो भूभाग है, या हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और उस अखिल भारतीय जो साम्राज्य है, ऐसे आदर्श से वो परिचित था या प्रभावित था। तो उसका आदर्श है वो अखिल भारतीय था कि संपूर्ण भारत है वो एक हो। इसने संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एकता, अखिल भारतीय आदर्श से प्रेरित है, अखिल भारतीय आदेश से प्रेरित था। इसी कारण इसने संपूर्ण जो भारत है उसको राजनीतिक रूप से एक कर दिया। राजनीतिक रूप से उसने एक कर दिया संपूर्ण साम्राज्य को। इसके बाद में हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखने वाला इसका जो राजकवि था या संधि विग्रह था हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति या राज प्रशस्ति लिखी गई संस्कृत भाषा। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो विभिन्न विजय है उनके बारे में, विभिन्न कार्य है उन कार्यों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, जो शैली थी वो चंपू शैली, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है और लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। लाख गायों का दानी प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। गायन और संगीत में दक्ष होने के कारण गुरु तुंगरु और नारद को भी लज्जित करने वाला बताया गया। वीणा बजाते हुए जो सिक्के मिले उन सिक्कों से भी पता चलता है कि इसकी संगीत में रुचि थी। इसने अश्वमेध अपनी विजयों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करवाया और उन अश्वमेध यज्ञ के संपादन पर इसने कुछ सिक्के जारी किए और उन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। ये उच्च कोटि का विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। इसके दरबार में बहुत उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। एरण अभिलेख से जो समुद्रगुप्त है उसके पराक्रम और विजयों की जानकारी भी हमें मिलती है। इसी के काल में श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्ण, उसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति भी मांगी थी, जो इसने स्वीकार कर ली थी। इसके बाद में हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय, समुद्रगुप्त ने अपने जो पड़ोसी राज्य है उनको विजित करना शुरू किया और सबसे पहले जो इसने उत्तर भारत को जीता वो 2 चरणों में जीता। उत्तर भारत को, उत्तर के जो राज्य थे उनको इसने 2 चरणों में जीता। आर्यव्रत, समुद्रगुप्त की विजय। यहाँ पर है आर्यव्रत, आर्यव्रत को जीता। आर्यव्रत जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, इस
को इसने शुरुआत की यहाँ पे, और ये भी 2 चरणों में। तो यहाँ पर पहले 3 राज्यों को, उसके बाद में 9 राज्यों को, कुल मिला के आर्यवर्त के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपने प्रथम अभियान में जीता। पहले 3 शासकों को पराजित किया और उसके बाद में 9 शासकों को पराजित किया। आर्यवर्त का जो अभियान 2 चरणों में, गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है वहां पर इसने अपने शुरुआत की, युद्धों की। तो 3 शासकों में, और उसके बाद में जो 9 शासक थे, मतिल है, मतिल, रुद्रदेव, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन आदि जो शासक थे आर्यवर्त के, उन शासकों को इसने पराजित किया। नागदत्त, मतिल, गणपति, नाग, नागसेन आदि जो शासक थे, ये प्रथम चरण में और ये द्वितीय चरण में। तो 2 चरणों में आर्यवर्त अभियान जो चलाया समुद्रगुप्त के द्वारा, वो पहले 3 शासक और उसके बाद में 9 शासक, जैसे मतिल है, रुद्रदेव है, नागदत्त है, गणपति नाग, नागसेन आदि जो शासक थे, उनको आर्यवर्त के राज्यों के जो शासक हैं उनको इसने पराजित किया। इसने एक नीति अपनाई इन आर्यवर्त के शासकों के प्रति, और वो नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानु राजप्रसबोधन, राजप्रसबोधन। राजप्रसबोधन का मतलब ये है कि उनका राज्य है वो, उनको पराजित करके उनका राज्य छीन लेना, पराजित करके राज्य छीनना तथा साम्राज्य में मिलाना। तो आर्यवर्त के शासकों के साथ इसने प्रसबोधन, राजप्रसबोधन नीति अपनाई। आर्यवर्त के शासकों के साथ समुद्रगुप्त ने राजप्रसबोधन की नीति अपनाई और अपने साम्राज्य में इन 12 शासकों को शामिल कर लिया। इसके बाद में ये दक्षिण अभियान की ओर गया, दक्षिण भारत की ओर, और दक्षिण भारत के इसने जो राज्य थे 18 राज्य, उन 18 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। पहले जो 12 शासक, दक्षिणाव्रत, ये आर्यव्रत है, इसके बाद में आता है दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया, और यहाँ पर ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। समुद्रगुप्त है अपने शासन काल में, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रशासन में एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था ये, और कूटनीति से इसने काम लिया। यहाँ पर आर्यवर्त के शासक इसके साम्राज्य के इर्द गिर्द थे, आसपास में थे आर्यवर्त के 12 शासक, इसलिए इनको पूरी तरह से समूल नष्ट करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, मिला लिया। लेकिन ये जो दक्षिणाव्रत के राज्य थे, दक्षिणाव्रत के 12 शासक, इन पर नियंत्रण रखना मुश्किल था, इसलिए कूटनीति का सहारा लिया यहाँ समुद्रगुप्त ने, और इन राज्यों को पराजित तो कर दिया, लेकिन पराजित करने के पश्चात इनका राज्य वापस लौटा दिया, और कुछ कर उसके बदले में, कर के बदले में इन राज्यों पर अपना अधिकार रखा, और उन पराजित शासकों को उनका राज्य वापस लौटा दिए। तो ये राज्य वापस, अनुग्रह का मतलब होता है राज्य वापस करना, और मोक्ष यानी माफ कर दिया राजाओं को, और जो उनके राज्य थे वो राज्य अपने साम्राज्य के अधीन कर लिए गए। तो इस तरह से ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति दक्षिणाव्रत के जो 12 शासक थे उनके प्रति समुद्रगुप्त ने अपनाई। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने आठवीं राज्य, यहाँ 18 राज्य है, 8वें राज्यों के प्रति इसने एक नीति अपनाई, और वो थी परिचारीकृत
परिचारिकृत की नीति। परिचारिकृत का मतलब हुआ अपना दास बनाना। यहाँ पर इसने जो आठविक राज्य थे, उन आठविक राज्य 18 राज्य, इन 18 राज्यों को पराजित कर दिया समुद्रगुप्त ने, और इनके प्रति जो परिचारिकृत अपना दास बना लिया, अपने अधीन कर लिया। दास बनाना, तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के साथ समुद्रगुप्त है वो परिस्थितियों के अनुसार उसने अपने जो शासन की नीति है उसका पालन समुद्रगुप्त कर रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सीमावर्ती राज्य है, उन सीमावर्ती राज्यों के साथ भी इसने एक नीति अपनाई, और वो नीति थी सर्वदानाज्ञाकरण परिणामन। सीमांत राज्यों के साथ इसने सर्वदानाज्ञाकरण प्रणायन की नीति। सबसे पहले आर्यव्रत की बात करें समुद्रगुप्त के बारे में, तो आर्यव्रत के जो शासक थे 12 शासक थे। 2 चरणों में आर्यव्रत अभियान चला। पहला जो चरण था, प्रथम चरण, उसमें 3 शासकों को पराजित किया। दूसरे चरण में इसने 9 शासकों को पराजित किया, और इन राज्यों के प्रति राजपरसभूधरण की नीति अपनाई समुद्रगुप्त ने। उनका राज्य छीन लिया, और छीन करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इसके बाद में दूसरा जो राज्य था, या दक्षिणावर्त के जो शासक थे, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया, लेकिन इनके प्रति इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात उनका राज्य अपने शासन में, अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। राजाओं को उसने माफ कर दिया और उनके राज्य वापस लौटा दिए। आठविक राज्यों के प्रति जो 18 राज्य थे, आठविक राज्य, उनके प्रति इसने परिचारिकृत यानी उनका राज्य छीन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उन राजाओं को अपने यहाँ दरबार में नियुक्त कर दिया। परिचारिकृत यानी यहाँ उनको अपना दास बना लिया। सीमांत जो राज्य थे उनके साथ इसने सर्वदानाज्ञाकरण, ऐसे जो है कि उनका सब कुछ ले लिया गया, और अब वो ये जो राजा है, जो भी उसके अधीन पराजित राजा हुए, उन्होंने अपना सब कुछ देने का वचन दिया समुद्रगुप्त को। सीमांत राज्यों के राजाओं ने कि समुद्रगुप्त को सब कुछ दान देने का वचन दिया। और प्रणायन का मतलब होता है यहाँ पे वो हर वर्ष यहाँ राजा के आएंगे, और अपना जो भी है अपने राज्य में राजस्व प्राप्त होगा वो राजा को देने आएंगे। प्रणाम करके उनको देंगे। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त है उसने युद्ध नीतियां अलग अलग अपना रहा है। विदेशियों के साथ इसने आत्मनिवेदन जो है या कन्योपायन, विदेशी शासकों के साथ भी अलग अलग नीति अपनाई। विदेशी शासकों के साथ आत्मनिवेदन कन्योपायन, अपने आप ही वो समुद्रगुप्त की जो श्रेष्ठता है वो स्वीकार करना इन शासकों के द्वारा किया गया। कन्योपायन का अर्थ है अपनी जो कन्याएं थी उनका विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया। समुद्रगुप्त के दरबार के जो राजकुमार थे उनके साथ वैवाहिक, हम कह सकते हैं कि विदेशियों से वैवाहिक संबंध की शुरुआत की कूटनीतिक रूप से यहाँ पे ये नीति अपना रहा है समुद्रगुप्त। इसके अलावा इसने शासन याचना, अगर किसी शासक ने अपने साम्राज्य के लिए याचना कर ली तो उसको उसका राज्य लौटा दिया। विदेशी जो शासक है, तो यहाँ धीरे धीरे हम बात करें, पहले आर्यव्रतों को पराजित किया, दक्षिणावर्त के शासकों को, आठविक राज्यों को, सीमांत राज्य जो इसकी इतनी समुद्रगुप्त की विजय हो रही थी, तो जो विदेशी राज्य उन्होंने अपने आप डर के मारे ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त की आत्मनिवेदन का निवेदन कर रहे हैं वो समुद्रगुप्त को वैवाहिक संबंधों के द्वारा, शासन याचना के द्वारा और आत्म निवेदन इसके द्वारा। ये कुछ विदेशी जो शासक थे उनमें नाम आता है देवपुत्र का,
सहना सहानुशाही शकमरुंड और सिंहल जो शासक थे, शकमरुंड और सिंहल श्रीलंका के जो शासक, ऐसे विदेशी जो शासक थे, उन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। समस्त विजयों के पश्चात हम देख चुके हैं कि इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इसमें इसके दरबार में एक बौद्ध विद्वान भी था। समुद्रगुप्त के दरबार में एक बौद्ध विद्वान था, बौद्ध विद्वान वसुमित्र, वसुमित्र नामक बौद्ध विद्वान इसी के दरबार में उपस्थित था, वसुमित्र प्रसन्न। तो इसके अश्वमेध के आयोजन के समय में भी ये ही था, वसुबंधु असंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समुद्रगुप्त के शासनकाल की है कि इसके शासनकाल में सामंत प्रथा की शुरुआत मानी गई है। समुद्रगुप्त के शासनकाल, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को अनेक भागों में बांट दिया और जिसके कारण सामंत जो प्रथा है वो उसकी शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है कि सामंत प्रथा की शुरुआत हुई। सामंत प्रथा की शुरुआत समुद्रगुप्त के शासनकाल में विंसेंट स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा इसे। इसकी विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा। विंसेंट स्मिथ ने पूछा भी जा सकता है, एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा, तो ये विंसेंट स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ है, उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त ने जो शासन किया वो 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और समुद्रगुप्त का जो प्रमुख दरबारी था या संधि विग्रह था वो था हरिशेन। हरिशेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। इसके अलावा हरिशेन के अलावा एक बौद्ध विद्वान यहाँ पे और रहता था, वसुबंधु असंग, ये भी इसके दरबार का प्रमुख दरबारी था। इसकी जो प्रमुख विजय थी आर्यव्रत, दक्षिणाव्रत, आर्टिक राज्य, सीमांत राज्यों और विदेशी राज्यों, जिनके प्रति उसने अलग अलग नीति, शासन नीति अपनाई। इसके बाद में और इन सभी कार्यों की वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। इसने सिक्के जारी किए, वीणा बजाते हुए, संगीत रुचि को दर्शाने वाले, अश्वमेध पराक्रम लिखे हुए सिक्के इसके बारे में मिलते हैं। तो इस तरह से समुद्रगुप्त का शासनकाल है वो विस्तृत गुप्त साम्राज्य इसने स्थापित किया था। इसके बाद में इसने, समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शासक कुछ समय के लिए उसका बड़ा भाई रामगुप्त बना। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक रामगुप्त और एक है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको इतिहास में, भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य की एक उपाधि धारण की उसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। और ऐसे भारतीय इतिहास में ऐसे 14 शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य जो उपाधि है वो वीरता या सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक माना गया है। सर्वश्रेष्ठ शासकों ने ऐसी उपाधियां धारण की। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो नेक्स्ट जो शासक है हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है। इनका जो शासनकाल है वो 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है 375 से 414 ईस्वी तक माना गया है। और ये समुद्रगुप्त के बाद में शासक बने। समुद्रगुप्त के ही पुत्र थे चंद्रगुप्त सेकंड। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके शासक बनने के पीछे एक रामगुप्त की अयोग्यता
प्रकट होती है कि रामगुप्त को शक शासक ने पराजित करके एक संधि के तहत बाध्य कर दिया। उसकी पत्नी, जो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको सौंपने के लिए बाध्य किया शक शासक ने। इस बात का पता जब चंद्रगुप्त सेकंड को चला तो उसने पहले रामगुप्त की हत्या की और उसके बाद में स्त्री के वेश में ये चंद्रगुप्त है वो शक शासक के पास चला गया और उसकी भी हत्या कर दी। इस तरह से शक शासक और रामगुप्त दोनों की हत्या चंद्रगुप्त के द्वारा की गई और इस चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और ये गुप्त साम्राज्य का शासक बन गया, सम्राट बन गया। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है इस तरह से गुप्त साम्राज्य का शासक बन गया। ये जो जानकारी है ये ध्रुव देवी, रामगुप्त और शक शासक है। तो एक विशाख दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। इस नाटक से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त सेकंड से पहले रामगुप्त शासक बना था। कुछ समय के लिए समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था और ये ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी। बाद में इससे चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह कर लिया और साम्राज्य का शासक बना। शक शासक वाली जो बात है वो भी इस नाटक से ही, देवी चंद्रगुप्त नाटक से ही मिलती है। विशाख दत्त का जो नाटक है उससे ही इस बात की जानकारी मिलती है। सबसे गुप्त शासकों में शौर्य सर्वाधिक शौर्य व वीरोचित गुणों के कारण, सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों के कारण, सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों के कारण इसको सर्वश्रेष्ठ गुप्त शासक कहा गया है। और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश था रुद्रसेन से किया। विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। तो अंतरराष्ट्रीय जो वैवाहिक संबंध है, वाकाटक जो राज्य है वो भी इसके अधीन हो गया, गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया। तो चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया और वैवाहिक संबंधों के साथ साथ ही इसने संधि कर ली। उज्जैन को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। रुद्रसेन सेकंड है, यहाँ पर उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने वाला, उज्जैन को द्वितीय राजधानी इसने बनाया। पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी और उज्जैन को द्वितीय राजधानी। प्रथम जो राजधानी है पाटलिपुत्र है, मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। तो द्वितीय राजधानी चंद्रगुप्त ने जो बनाई वो है उज्जैन। और इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया, चीनी यात्री आया और उस चीनी यात्री का नाम था फाहियान। फाहियान आया था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। लगभग 15 वर्ष तक ये भारत में रहा और यहाँ रहने के दौरान इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और जो धर्म ग्रंथ थे भारतीय उनका अध्ययन किया, भारत की यात्रा की। तो फाहियान चीनी यात्री है वो भी इसके काल में ही आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के प्रमुख जो दरबारी थे उनमें कालिदास का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। कालिदास के जो ग्रंथ है इस और ऐसा भी मानते हैं या इतिहासकार कालिदास के बारे में कहा जाता है कि कालिदास है उसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। इसके जो ग्रंथ थे उनकी तुलना शेक्सपियर के ग्रंथों से की जाती है। तो कालिदास इसका प्रमुख दरबारी था। इसके अलावा अमर सिंह
जिसने अमरकोश लिखा। तो अमर सिंह और कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 8 प्रमुख विद्वान रहते थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड, कालिदास और ये प्रमुख दरबारी थे। इसने एक उपाधि धारण की, सकारी। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के कारण इसने सकारी उपाधि धारण की। सबसे पहले हम बात करें जो वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति मजबूत बनाने का कार्य किया था, वो चंद्रगुप्त ने ही किया था। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी राजनीति में इसने वैवाहिक संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक जो है संबंध है, वो शुरुआत की। राज्यों को सुरक्षित बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए इसने ऐसी शुरुआत की। शकों को पराजित किया, एक सकारी उपाधि, और उसने चांदी के सिक्के जारी किए। यहाँ पर शकों को पराजित करने के पक्ष में ऐसा वो कर रहा है। गुजरात, मालवा, काठियावाड़ आदि जो क्षेत्र है वो गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, इसमें शामिल किए गए। और इसने हूणों की आक्रामकता को, हूण बहुत ही आक्रामक जाति थी, बर्बर जाति थी, और उनकी आक्रामकता को देख करके इसने उत्तर पश्चिम के जो गणराज्य है उनको भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके अलावा मेहरौली जो लेख है, मेहरौली स्तंभ लेख से भी पता चलता है कि उसने पश्चिम में जो बाहिक राज्य था, या हम पश्चिम में बाहिक कहते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया बाहिक, बैक्टीरिया पश्चिम में बैक्टीरिया है, वहां से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, ये पश्चिम में है बाहिक से या बैक्टीरिया से लेकर के पूर्व में बंगाल तक साम्राज्य स्थापित किया। तो इसने पश्चिम में अपनी जो राज्य की सीमाएं थी, उन सीमाओं को इसने बढ़ाया और बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। आगे हम देखते हैं कि इसके पराक्रम और शौर्य से गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का चतुर्दिक विकास किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट जो शासक होगा हमारा वो होगा कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।